नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। और आज का जो टेस्ट है वो है श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र का। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनका हम इस टेस्ट के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो सभी है वो आप जुड़ जाइए, और जितने भी लोग हैं जो अभी नहीं जुड़े उनको भी थोड़ा सा मैसेज कर दीजिए ताकि वो भी जुड़ जाए। ठीक है, चलिए जुड़ जाइए। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि मनुष्य में आहार नाल की लंबाई है वो कितनी होती है। मनुष्य में आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, बताइए भाई। सबसे पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। 40 से 50 फीट, 32 से 36 फीट, 8 से 10 फीट या 13 से 15 फीट। दीजिए जवाब। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा 32 से 36 फीट। देखिए, या अपन कह सकते हैं 8 से 10 मीटर। 8 से 10 मीटर आहार नाल की जो लंबाई होती है या तो कितनी होती है फिट में, यदि अपन बात करें तो 32 से 36 फीट या 8 से 10 मीटर। ठीक है, चलिए आगे यदि अपन बात करें तो आहार नाल क्या होता है। अपन कहते हैं आहार नाल जो होती है वो हमारे भोजन के अंदर, हमारे शरीर में पाचन का कार्य जो होता है वो होता है आहार नाल के अंदर। आहार नाल है वो उस मुंह से लेकर गुदा तक होती है, लगभग 32 से लेकर 36 फीट या अपन कह सकते हैं 8 से 10 मीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जीभ जो है वो मुख गुहा के पृष्ठ भाग के आधार तल से किस संरचना द्वारा जुड़ी होती है। यानी जीभ जो है वो मुख गुहा के पृष्ठ भाग में आधार तल से जिस संरचना से जुड़ी होती है उसका नाम बताओ। तो जेजुनम, इलियम या ग्रसनी या फ्रेनुलम। दीजिए जवाब इसका, दीजिए जवाब। तो इसका सही जवाब जो है वो है फ्रेनुलम। ठीक है, जीभ जो होती है वो मुख गुहा के आधार तल से फ्रेनुलम के द्वारा जुड़ी होती है। आगे यदि अपन बात करें तो जेजुनम और इलियम जो होते हैं वो छोटी आंत के भाग होते हैं। जेजुनम और इलियम जो है वो छोटी आंत के भाग होते हैं। आपसे एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि छोटी जेजुनम जो है वो किसका भाग है या इलियम जो है वो किसका भाग होता है। आगे यदि अपन बात करें तो गर्शनी, गर्शनी जो होती है वो मुंह को आमाशय से जोड़ती है। मुंह को आमाशय से कौन जोड़ती है, गर्शनी जोड़ती है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं जीभ को मुख के आधार पृष्ठ से जोड़ते हैं फ्रेनुलम। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो है कि पैरोटिड एक लार ग्रंथि है। पैरोटिड ग्रंथि जो है वो एक लार ग्रंथि है और उसमें जब सूजन होती है तो उसको बोलते हैं गलसुआ। ठीक है, तो आपसे डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है गलसुआ रोग है वो किससे संबंधित है, लार से। कौन सी ग्रंथि पैरोटिड, इसमें सूजन होती है उसको बोलते हैं गलसुआ। तो आपसे ये पूछा है ये सूजन का कारण क्या होता है। दीजिए जवाब भाई। पैरोटिड एक लार ग्रंथि है और इसमें सूजन को बोलते हैं गलसुआ। तो ये सूजन जो होती है वो किसके कारण होती है, ये सूजन जो होती है वो किसके कारण होती है। तो इसका सही जवाब है वायरस। ठीक है, अब आपसे सीधा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि गलसुआ रोग किसके कारण होता है, तो वायरस के कारण होता है। गलसुआ रोग किससे संबंधित है, लार ग्रंथि से। कौन सी ग्रंथि, पैरोटिड ग्रंथि से। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, लार का संगठन क्या होता है। यानी लार के अंदर है वो कितने प्रतिशत पानी पाया जाता है और कितने प्रतिशत एंजाइम होते हैं। तो दीजिए जवाब। ए 95% पानी, 1% एंजाइम, या 98% पानी या 2% एंजाइम, या 99% पानी 2% एंजाइम। दीजिए भाई जवाब। या 97% पानी 1% एंजाइम। दीजिए, देखिए बिल्कुल, लार के अंदर 99% वाटर होता है और 1% क्या होता है, एंजाइम। ठीक है, लार में 99% पानी होता है, 1% होता है एंजाइम। लार में दो एंजाइम पाए जाते हैं, एक तो पाया जाता है टाइलिन। लार के अंदर एक तो एंजाइम होता है टाइलिन और एक होता है लाइसोजाइम। एक होता है लाइसोजाइम। ठीक है, लार में दो एंजाइम होते हैं। अब आपको याद रखना है कि लाइसोजाइम जो होता है वो भोजन के जीवाणु को नष्ट करता है।
लाइसोजाइम जो लार का एंजाइम होता है वो भोजन के जीवाणुओं को नष्ट करता है, और टाइलिन जो होता है ना वो स्टार्च को बदलता है माल्टोज में। स्टार्च को किस में बदलता है? माल्टोज में। ठीक है, चलिए आगे। लार के अंदर दो एंजाइम है, टाइलिन और लाइसोजाइम। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, शरीर में सर्वप्रथम किस पदार्थ का पाचन होता है? यानी पाचन जो है वो सबसे ज़्यादा किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, वसा का, या फिर विटामिन का? सबसे पहले पाचन किसका होता है? ठीक है, तो अपन अच्छी तरीके से जानते हैं कि विटामिन का तो हमारे शरीर में पाचन होता ही नहीं है। तीन पाचक पोषक पदार्थ तो है, वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। तो दीजिए जवाब। बिल्कुल सही जवाब है आपका कार्बोहाइड्रेट है। और आपको मैं बता दूं कि कार्बोहाइड्रेट का 30% पाचन तो हमारे मुंह के अंदर ही हो जाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का लगभग 30% पाचन जो है वो हमारे मुंह के अंदर ही हो जाता है। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, भोजन में लार मिलने पर भोजन लसलसा हो जाता है, ऐसे भोजन को क्या बोलते हैं? भोजन जो है वो लार मिला हुआ भोजन जो है लसलसा होता है, उस भोजन को क्या बोलते हैं? तो पहला यूबुला है, अगला अपन कह सकते हैं बोलस है, अगला टाइलिन है, और अगला है लाइसोजाइम। ठीक है, तो इसका सही जवाब है बोलस। इसका सही जवाब है बोलस। लार मिला हुआ भोजन का जो भाग होता है उसको बोलते हैं बोलस। ठीक है, यूबुला क्या होता है? यूबुला मुख गुहा के अंत में यू आकार की एक संरचना होती है लटकी हुई, उसको बोलते हैं यूबुला। टाइलिन एक लार का एंजाइम है, हमने पढ़ा था, ये स्टार्च को है वो बदलता है माल्टोज में। ठीक है, लाइसोजाइम जो है वो लार का एंजाइम है जो भोजन को जीवाणुओं से मुक्त करता है। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, लार की प्रकृति कैसी होती है? लार की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या लवणीय? दीजिए जवाब। लार की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है, या क्षारीय होती है, या उदासीन होती है, या लवणीय होती है? दीजिए जवाब। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका अम्लीय। ठीक है, देखिए लार की पीएच होती है 6.8 से 7.2। ठीक है, तो लार जो है उसको माना जाता है अम्लीय। ठीक है, लार की पीएच होती है 6.8 से 7.2, तो लार की पीएच, लार की प्रकृति मानी जाती है अम्लीय। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में प्रतिदिन लगभग कितने लीटर लार का स्त्रावण होता है? दीजिए भी जवाब। मनुष्य में प्रतिदिन लगभग कितने लीटर लार का स्त्रावण होता है? 2, 1.5 लीटर, 5 लीटर, या 3 लीटर? दीजिए जवाब। तो इसका बिल्कुल सही जवाब जो है वो हो जाएगा 1.5 लीटर। ठीक है, मनुष्य के अंदर एक दिन में लगभग 1.5 लीटर लार का स्त्रावण होता है। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन, दांतों का इनेमल जो होता है वो शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, किससे बना होता है? देखिए सबसे पहला क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शरीर का सबसे कठोर भाग होता है दांतों का इनेमल। ठीक है, अब आपसे ये पूछा गया है कि ये जो दांतों का इनेमल होता है वो किसका बना होता है? तो दीजिए जवाब। पहला है कैल्शियम क्लोराइड, दूसरा कैल्शियम ऑक्साइड, तीसरा कैल्शियम फास्फेट, और चौथा है कैल्शियम नाइट्रेट। दीजिए भी जवाब। तो इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा आपका कैल्शियम फास्फेट। बिल्कुल, दांतों का इनेमल शरीर का सबसे कठोर भाग होता है और ये बना होता है किसका? कैल्शियम फास्फेट का। ठीक है, चलिए आगे। मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? दीजिए भी जवाब। मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में दूध का दांत का मतलब यह होता है कि ऐसे दांत जो 2 बार आते हैं, ऐसे दांत जो 2 बार आते हैं, तो उनकी संख्या कितनी होती है? दीजिए जवाब। 25, 20, 22 या 32? दीजिए भी जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है 20। ठीक है, तो मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। ठीक है, चलिए आगे।
अगला क्वेश्चन है, जीभ का कौन सा भाग है वो नमकीन स्वाद का अनुभव कराता है। यानी जीभ का कौन सा भाग है जिससे नमकीन स्वाद का महसूस होता है, नमकीन स्वाद। बताइए भाई, जवाब दीजिए। जीभ का कौन सा भाग नमकीन स्वाद का अनुभव कराता है? दीजिए। ए अग्रभाग, पार्श्व भाग, मध्य भाग या पश्च भाग? दीजिए जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य भाग। जीभ का जो मध्य भाग होता है वो नमकीन स्वाद का टेस्ट करवाता है। याद रखना आपको, अग्रभाग जो होता है वो मीठे स्वाद का टेस्ट कराता है, मीठा स्वाद है वो अग्रभाग से। पार्श्व भाग जो होता है वो खट्टे स्वाद का टेस्ट करवाता है, और मध्य भाग जो होता है वो नमकीन स्वाद का टेस्ट करवाता है, और जो पश्च भाग है वो करवाता है कड़वे स्वाद का टेस्ट। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए। अग्रभाग मीठा, पार्श्व भाग खट्टा, मध्य भाग नमकीन, और पश्च भाग जो है वो कड़वे स्वाद का टेस्ट करवाता है। ठीक है, चलिए आगे। आगे यदि अपन बात करें तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आमाशय की दीवारों को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कौन बचाता है। देखिए, हम जानते हैं कि आमाशय के अंदर पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और जिससे बनता है जठर रस। ठीक है, जठर रस जिसकी पीएच होती है 1.2। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, जिससे एंजाइम जो है वो आसानी से क्रिया कर सके और जिससे भोजन का पाचन जल्दी हो जाए। तो आप जवाब दीजिए कि आमाशय के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव से आमाशय की दीवारों को कौन बचाता है? म्यूकस, रेनिन, पेप्सिन या लाइपेज? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा म्यूकस। ठीक है, रेनिन जो है वो बच्चों के अंदर दूध का पाचन करता है। रेनिन एंजाइम जो होता है वो आमाशय के अंदर पाया जाता है और बच्चों में दूध का पाचन करता है। अब आप कहोगे कि यदि बच्चों के अंदर रेनिन दूध का पाचन करता है तो बड़ों में कौन करता है? तो बड़ों के अंदर दूध का पाचन करता है लैक्टोज एंजाइम। ठीक है, छोटे बच्चों में दूध का पाचन करता है रेनिन एंजाइम, और बड़ों के अंदर करता है लैक्टोज एंजाइम। ठीक है, आगे यदि अपन बात करें तो पेप्सिन, पेप्सिन जो होता है वो आमाशय के अंदर प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, रेनिन बच्चों में दूध का पाचन करता है, पेप्सिन आमाशय में प्रोटीन का पाचन करता है, और लाइपेज एंजाइम जो होता है वो वसा का पाचन करता है, लेकिन कहाँ पर? छोटी आंत के अंदर। ठीक है, छोटी आंत के अंदर वसा का पाचन कौन करता है? लाइपेज। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, शरीर के किस भाग में यूरिया का निर्माण होता है? ठीक है, दीजिए भी जवाब। शरीर के किस भाग में यूरिया का निर्माण होता है? आमाशय, अग्नाशय, यकृत या पित्ताशय? दीजिए जवाब। आमाशय, अग्नाशय, यकृत या पित्ताशय? तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा यकृत। और आपको याद रखना है, इसी भाग के अंदर यूरिया से अमोनिया भी बनती है। इसी भाग में, यानी आमाशय के इसके यकृत के अंदर ही है वो यूरिया है वो अमोनिया में बदलती है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि शरीर के किस भाग में यूरिया से अमोनिया बनती है। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, छोटी आंत में प्रोटीन का अमीनो अम्लों में कौन बदलता है? छोटी आंत के अंदर प्रोटीन को अमीनो अम्ल में कौन बदलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ट्रिप्सिन। ठीक है, छोटी आंत के अंदर और प्रोटीन को अमीनो अम्लों के अंदर कौन बदलता है? तो ये बदलता है ट्रिप्सिन। ठीक है, आगे आप कहते हो कि जो पेप्सिन होता है वो आमाशय के अंदर प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, ट्रिप्सिन छोटी आंत के अंदर, लाइपेज जो है वो छोटी आंत के अंदर वसा का पाचन करती है, और एमाइलेज जो है ना वो लार के अंदर पाया जाता है। एमाइलेज जो एंजाइम है वो कहाँ पाया जाता है? लार के अंदर पाया जाता है। चलिए आगे आपसे पूछा गया है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? आमाशय, छोटी आंत, यकृत या बड़ी आंत? आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? दीजिए भाई जवाब। बिल्कुल, तो इसका सही जवाब हो जाएगा छोटी आंत। देखिए, आहार नाल की लंबाई यदि 8 से 10 मीटर होती है तो इसमें छोटी आंत होती है 7 से 9 मीटर। ठीक है, बाकी पूरी आहार नाल होती है 1 मीटर, और
बाकी पूरा भाग जो होता है वो किसका बना होता है, छोटी आंत का बना हुआ होता है। ठीक है, तो छोटी आहार नाल का सबसे बड़ा लंबा भाग जो होता है वो होती है छोटी आंत, और लंबाई होती है 7 से 9 मीटर। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है, बड़ी आंत के किस भाग में अपेंडिक्स पाई जाती है। बड़ी आंत के अपन अपेंडिक्स की नली होती है, कई बार भोजन सड़ने के कारण और ये खराब हो जाती है और जिससे ऑपरेशन के द्वारा काट दिया जाता है। लेकिन अपन से क्वेश्चन ये पूछा गया, अपने को पहली तो बात ये याद रखनी है कि बड़ी आंत का भाग होती है अपेंडिक्स। ठीक है, लेकिन बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं, सिक्कम, कोलन और रेक्टम। यकृत तो अपने आप में अलग अंग है। तो आप ये बताइए मुझे कि बड़ी आंत के किस भाग में और अपेंडिक्स है वो पाई जाती है, किस भाग में। तो इसका सही जवाब होगा सिक्कम। ठीक है, सिक्कम जो होती है वहाँ पर पाई जाती है कौन, अपेंडिक्स पाई जाती है। हमने कल पढ़ा था कोलन के अंदर जो है वो विटामिन के बनता है। चलिए आगे, आगे अगला क्वेश्चन है, हैजा रोग में बड़ी आंत का कौन सा भाग प्रभावित होता है। हमें पता है हैजा रोग में प्रभावित अंग होता है आंत, लेकिन अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बड़ी आंत का कौन सा भाग प्रभावित होता है। ठीक है, सीकम, कोलन, रेक्टम या इलियम। देखिए इलियम तो जो होता है वो छोटी आंत का भाग होता है। इलियम, जेजुनम और डुडेनम, ये 3 जो होते हैं वो छोटी आंत के भाग होते हैं। तो आप बताइए इसमें से हैजा रोग में बड़ी आंत का कौन सा भाग प्रभावित होता है। तो इसका सही जवाब है बिल्कुल कोलन। इसका सही जवाब कौन सा है, कोलन है। ठीक है, चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है, भोजन को निगलते समय इसे श्वसन नली में जाने से कौन रोकता है। ठीक है, अपन देखते हैं कि भोजन श्वसन नली और जो अपनी आहार नाल की नली होती है बिल्कुल पास पास होती है। ठीक है, और मुख के बाद ये दोनों है वो अलग होती हैं। तो बताइए भोजन को निगलते समय इसे श्वसन नली में जाने से कौन रोकता है। बिल्कुल, तो इसका सही जवाब हो जाएगा एपिग्लोटिस। ठीक है, एपिग्लोटिस। ठीक है, एपिग्लोटिस जो होता है वो भोजन को श्वसन नली में जाने से रोकता है। ठीक है, चलिए आगे, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि श्वसन तंत्र के किस भाग में रुधिर से गैसों का आदान प्रदान होता है। हमें पता है कि रुधिर फेफड़ों के अंदर जो है वो रुधिर है वो शुद्धिकरण होता है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि किस भाग के अंदर जो है वो गैसों का आदान प्रदान होता है। तो दीजिए भी जवाब, दीजिए भी जवाब। फेफड़ों के अंदर होता है लेकिन फेफड़ों के द्वारा नहीं होता है। आपसे क्वेश्चन ये किस भाग के द्वारा, किस भाग में। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा कुपिका। ठीक है, फेफड़े के श्वसन नली जो होती है वो आगे जाकर बहुत ही छोटी छोटी गुब्बारे जैसी संरचनाओं का निर्माण करती है। ठीक है, और इन गुब्बारे जैसी संरचनाओं को बोलते हैं क्या, कुपिका। और ये कुपिका जो होती है वो श्वसन तंत्र की इकाई भी होती है। ठीक है, चलिए आगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि श्वसन क्रिया में जो वायु निकाली जाती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है। श्वसन क्रिया में हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4%। ठीक है, श्वसन में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकाली जाती है उसकी जो ऑक्सीजन वायु निकाली जाती है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है 4%। ठीक है, चलिए आगे, अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। एक बार श्वास लेने में कितनी वायु फेफड़ों में जाती है। एक बार यदि हम श्वास लेते हैं तो फेफड़ों में कितनी वायु जाती है। 1500 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर या 2000 मिलीलीटर। 2000 मिलीलीटर। तो इसका सही जवाब दीजिए भाई। एक बार श्वास लेने में कितनी वायु फेफड़ों के अंदर जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 500 ml। एक बार जब हम श्वास लेते हैं तो 500 ml जो वायु है वो फेफड़ों के अंदर ही जाती है। ठीक है, चलिए आगे,
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ग्लूकोज के एक परमाणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा बनती है। एक ग्लूकोज जो होता है उसका जब पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है तो उससे कितनी, एक अणु से कितनी ऊर्जा निकलती है। 456 कैलोरी या 686 कैलोरी या 256 कैलोरी या 436 कैलोरी। दीजिए भी जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 486 कैलोरी। ग्लूकोज के एक परमाणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से 486 कैलोरी ऊर्जा निकलती है। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कृत्रिम, ये श्वसन नहीं है, श्वसन है। कृत्रिम श्वसन के लिए और किस गैस का उपयोग किया जाता है। कृत्रिम श्वसन जब करते हैं तो किस गैस का उपयोग किया जाता है। पहला है ऑक्सीजन नाइट्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन हीलियम और चौथा है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, बिल्कुल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन और हीलियम। ठीक है, हम जानते हैं, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पर्वतारोही होते हैं या गोताखोर होते हैं उनके सिलेंडर के अंदर किन गैसों का मिश्रण भरा रहता है। ठीक है, तो इसके अंदर भरा रहता है ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कार्बन कोशिका के किस भाग में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। बताइए भाई, कोशिका के किस भाग में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। अब आप माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन ढूंढ रहे हो लेकिन वो है नहीं। बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी का निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, लेकिन बताइए ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है। दीजिए भी जवाब। कोशिका द्रव्य, लाइसोसोम, केंद्रक या राइबोसोम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोशिका द्रव्य। ठीक है, कोशिका के किस भाग में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, तो ये हो जाएगा कोशिका द्रव्य। एटीपी का निर्माण जो होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है नींद में खराटे भरते समय श्वसन दर किस प्रकार की होती है। यदि नींद में आपको खराटे आ रहे हैं तो उस समय श्वसन दर कैसी होती है। या तो सबसे ज़्यादा होती है या सबसे कम होती है, या आपकी श्वसन दर बढ़ रही घट रही है, या फिर खराटों से श्वसन दर का कोई संबंध ही नहीं है। दीजिए भाई जवाब। नींद में खराटे भरते समय श्वसन दर किस प्रकार की होती है। ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2016 के अंदर पूछा गया है आपसे। नींद में खराटे भरते समय श्वसन दर किस प्रकार की होती है। सबसे कम, सबसे अधिक, घटती बढ़ती है, या खराटों से श्वसन दर कोई संबंध नहीं है। देखिए, सिर्फ देख रहे हैं, कई लोग जवाब नहीं दे रहे हैं। दीजिए भाई जवाब, दीजिए। इस क्वेश्चन का तो दे दीजिए, कम से कम सभी दे दीजिए। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा सबसे कम। यानी जब श्वसन में सोते समय यदि श्वसन दर सबसे कम होती है उस समय अपने खराटे स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अपन कहते हैं कि थका हुआ व्यक्ति जो होता है वो नींद में खराटे लेता है। सीधी सी बात है, उसके शरीर में ऑलरेडी श्वसन दर है वो कम है। ठीक है, तो आगे चलिए भाई। अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क का कौन सा भाग है वो श्वसन क्रिया पर नियंत्रण करता है। ठीक है, मस्तिष्क श्वसन क्रिया होती है वो मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती है। पहला है पोन्स, दूसरा है सेरेबेलम, तीसरा है सेरेब्रम और चौथा है मेडुला। मेडुला, मेडुला। तो इसका सही जवाब है वो हो जाएगा मेडुला। ठीक है, मेडुला जो होता है वो श्वसन क्रिया के ऊपर नियंत्रित करता है। क्यों? क्योंकि श्वसन क्रिया जो होती है वो एक अनैच्छिक क्रिया होती है, और अनैच्छिक क्रियाएं जितनी भी होती है वो मेडुला के द्वारा, मेडुला ओब्लोगेटा या मध्यांश बोलते हैं इसको हिंदी में, अनैच्छिक क्रियाएं जितनी भी होती है वो मेडुला के द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है रात्रि में पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए। रात्रि के समय पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए। ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा घट जाती है। दीजिए भाई जवाब।
दीजिए जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? क्योंकि रात को जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बंद हो जाती है, रात को जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बंद हो जाती है तो उस टाइम पौधे जो होते हैं वो ऑक्सीजन छोड़ना बंद कर देते हैं। उस टाइम पौधे श्वसन करते हैं, तो श्वसन में चाहे कोई भी जीव हो कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ता है, और कार्बन डाइऑक्साइड यदि पौधे छोड़ेंगे तो रात में इसकी मात्रा बढ़ जाएगी, और मात्रा बढ़ने से उसके नीचे अपन कह सकते हैं दम घुट सकता है अपना। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, मानव में श्वास नली की लंबाई कितनी होती है? मानव में श्वास नली की लंबाई कितनी होती है? श्वास नली की लंबाई कितनी होती है? ठीक है, तो दीजिए भाई जवाब। 12 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर या 38 सेंटीमीटर? दीजिए जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। श्वास नली की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? 12 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेता है? मनुष्य जो है वो 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेता है? 25 से 30, 16 से 18, 10 से 12 या 5 से 8? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 16 से 18। ठीक है, मनुष्य की श्वसन दर होती है 16 से 18 प्रति मिनट। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अम्ल और आमाशय में जो भोजन के जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करता है? आमाशय के अंदर और भोजन के जीवाणु को कौन सा अम्ल है वो नष्ट करता है? नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या एसिटिक अम्ल? दीजिए भाई जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। अभी मैंने आपको पीछे बताया था, इसको बोलते हैं जठर रस। क्या बोलते हैं? जठर रस। और आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है जठर रस की pH कितनी होती है? ये होती है 1.2। और ये क्या करता है? भोजन को अम्लीय बनाता है। ठीक है, और अम्लीय बनाता है जिससे अपना भोजन जो होता है उसके ऊपर एंजाइम है वो आसानी से क्रिया कर सके और भोजन का पाचन हो सके। ठीक है, तो दोस्तों पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र के ये 30 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आपके सामने और सॉल्यूशन करवाया, आपको दिए। अब आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे एक तो आपको ये भी बताना है, फिर आपको अभी आज क्या करना है। आज आपको अभी मैं, कई लोग क्या है कि सिर्फ तुक्का मार देते हैं अंत में कि इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो अब अभी मैं लास्ट क्वेश्चन से पहले क्वेश्चन की ओर जा रहा हूँ, और आपको वास्तव में क्वेश्चन है वो गिनने हैं और फिर है वो जवाब देने हैं। ठीक है, गिनिए अपने क्वेश्चनों को और फिर आपको क्या है जवाब देते रहना है। फिर आपको रियल में सही जवाब देना है बिल्कुल। आपको ये नहीं 20 प्लस 25 प्लस ऐसे लिख दिया, ठीक है, या 2 गलत है, कई ऐसे लिख रहे हैं 4 गलत है, ऐसे नहीं। आपको रियल में और जवाब देना है। ठीक है, रियल में आपको जवाब देना है गिनते हुए क्वेश्चनों को। ठीक है, चलिए अब दीजिए भी जवाब कितने सही हो रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो एक बात और, कम से कम आप है वो वीडियो देखते हो तो इसको थोड़ा सा लाइक भी कर दिया करो। ठीक है, जितने लोग लाइव आते हैं उतने लाइक भी नहीं करते हैं, तो सभी है वो वीडियो पूरा करते ही आपको एक बार लाइक करके और फिर है वो बंद करना है। ठीक है, सभी लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ।